हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या और नव्या की परवरिश एक ही घर में हुई थी। काव्या बहुत ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने ही उसे बड़ा किया। उसकी चाची जयश्री को काव्या कतई पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि काव्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, पर अपने पति के कारण वो उसे कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन काव्या को देखने अनुज नाम के एक अनाथ लड़के का रिश्ता आता है, जो एयरपोर्ट विभाग में नौकरी करता था। अर्जुन अपने दोस्त धीरज के साथ काव्या के घर आता है। अरे आओ 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 बेटा, बैठो। अरे बेटा अनुज, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? चाचा जी, इनका नाम धीरज है और ये हमारे एयरपोर्ट के मैनेजर हैं। क्यों ना मैं अपनी लाडो की शादी इस धीरज से कर दूं। मेरी बेटी सारी उम्र राज करेगी। धीरज बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई आया नहीं साथ में? नहीं आंटी जी, अर्जुन की तरह मैं भी अकेला हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। जी सुनिए, जरा 2 मिनट कमरे में चलिए, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ। दोनों पति पत्नी कमरे में जाते हैं। क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाया है? जी मैं सोच रही थी कि धीरज अपनी नव्या के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अकेला है, अच्छा कमाता भी है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। हाँ। बात तो तुम सही कहती हो। किशोर और जयश्री कमरे से बाहर आते हैं। बेटा अनुज, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझो। मगर जी वो दरअसल हम अपनी दूसरी बेटी नव्या के लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तुम हमारी बेटी नव्या से शादी करोगे? बोलो। जी आंटी जी, मुझे कोई एतराज नहीं। इस तरह काव्या और नव्या की शादी हो जाती है। दोनों बहनों का घर एक ही कॉलोनी में थोड़ी दूरी पर था। अनुज का घर थोड़ा छोटा था, तो वहीं धीरज के पास एक बड़ा बंगला था, पर दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। ऐसे ही एक दिन धीरज के घर पर। सुनिए जी, मेरा ना मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन हो रहा था। क्या आज आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? अरे नव्या, क्या जरूरत है तुम्हें वहाँ जाने की? तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर बहुत दिन हो गए मेरी ना मम्मी पापा से मुलाकात नहीं हुई। उनकी बड़ी याद आ रही है। अरे वहाँ कोई सुविधा तो है नहीं, और ना उस घर का कोई स्टेटस है। पता नहीं तुमने इतने साल वहाँ कैसे गुजार दिए। जी ऐसी बात नहीं है, अब प्लीज मुझे ले जाइए ना। देखो, मुझे बहस करना पसंद नहीं है। एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब दोबारा मत पूछना। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नव्या दंग रह जाती है। उसके जाने के बाद वो अपनी माँ को फोन करके अपने घर बुलाती है। वेलकम मम्मी डैडी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं बेटा। सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी नौकर बहुत सारे फास्ट फूड लाकर टेबल पर रख देता है। अरे ये क्या, इन लोगों के लिए देसी खाना लाओ। ये विदेशी खाना इन्हें कहाँ पचेगा? अरे मम्मी पापा, इनकी ना मजाक करने की आदत है, आप खाना खाइए ना। अपने दामाद की बातें सुनकर जयश्री और किशोर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। धीरज ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। थोड़ी देर काव्या से बात करने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी चलते चलते किशोर बोलता है, देख लिया तुमने अपनी मनमानी का नतीजा। कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो खुश है ना। देखा नहीं तुमने कितने नौकर चाकर है और ये आलीशान घर। काव्या का घर भी यहीं है, चलो उससे भी मिल लेते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों काव्या के घर पहुंच जाते हैं, जहां अनुज उनका बड़ी खुशी से स्वागत करता है। साथ ही काव्या भी अपने चाचा और चाची को देखकर खुश हो जाती है। अनुज काव्या को खाना बनाने को कहता है। वो तरह तरह के खाने बनाती है, जिसमें अनुज भी उसकी पूरी मदद करता है। दोनों पति पत्नी मिलकर चाचा चाची की खूब सेवा करते हैं। खाना खाकर
किशोरीलाल और जयश्री वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को धीरज और अर्जुन के बीच का ये अंतर देखकर बहुत हैरानी होती है। जहाँ एक तरफ धीरज को अपने पैसे और ओहदे का घमंड था, तो वहीं अर्जुन अपने छोटे घर में बहुत खुश था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन धीरज के घर पर। धीरज जी सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जॉब पर वापस जाना शुरू कर दूं। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पहचान वाले क्या कहेंगे? तो फिर इस वीकेंड पे मुझे कहीं घुमाने ले चलिए ना, या फिर शॉपिंग पर ले चलिए प्लीज। ऑनलाइन हर चीज मिलती है, ऑर्डर कर दो। वक्त बीतता जाता है। जहाँ एक तरफ काव्या को अपने पति का साथ और प्यार मिल रहा था, वहीं नव्या का पति उस पर शक करता था और हर कदम पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। और अपने शक के चलते वो नव्या को बिना बताए पूरे घर में कैमरा लगा देता है। ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन ऑर्डर की हुई चीजें देने के लिए डिलीवरी बॉय उनके घर आता है। नव्या जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है डिलीवरी बॉय और कोई नहीं, उनका पड़ोसी था। अरे नव्या तुम? अरे भैया आप, कितने दिनों बाद देख रही हूँ मैं आज आपको। आइए ना प्लीज, अंदर आइए। नहीं नहीं, फिर कभी, अभी तुम अपना पार्सल ले लो। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं बहन, भूल गई, तुम हर साल मुझे राखी बांधती थी। मेरी बहन से मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ? अरे नहीं नहीं भैया, मैं ऐसे नहीं रख सकती ये सब। अरे नहीं बहन, यह मेरी तरफ से छोटा सा उपहार समझकर रख लो। इतना कहकर डिलीवरी बॉय चला जाता है, मगर ऑफिस में बैठकर धीरज कैमरे से सब कुछ देखता है। और शाम को अच्छा, तो मेरे ऑफिस जाने के बाद यहाँ आशिकों की लाइन लगती है। जी ये आप क्या कह रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? मैंने कैमरे में सब कुछ देख लिया था कि तुम मेरे जाने के बाद क्या गुल खिलाती हो। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। धीरज नव्या को कुछ भी कहने नहीं देता और बड़ी बेरहमी के साथ उसे मारता पीटता है। अब उसका शक नव्या पर और ज्यादा बढ़ने लगता है। नव्या सारा दिन डरी सहमी घर के काम में लगी रहती है। ऐसे ही भाई दूज का दिन आ जाता है और बड़ी मुश्किल से धीरज उसे उसके मायके भेज देता है। कुछ ही देर बाद काव्या भी वहाँ आ जाती है। दोनों बहनों के बीच का अंतर साफ झलक रहा था। जहाँ एक तरफ काव्या चांद सी चमक रही थी, तो वहीं नव्या सूख कर कांटा हो गई थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर जयश्री बोलती है, नव्या लाडो, तुम धीरज के साथ खुश तो हो ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं बेटा, कुछ बात तो जरूर है। तू बता मुझे, क्या अपनी माँ से झूठ बोलेगी? हाँ, तेरा चेहरा सब बता रहा है। हाँ बता। नव्या खुद को रोक नहीं पाती और सारा सच अपने परिवार वालों को बता देती है। सारी बातें सुनकर जयश्री के पैरों तले से जमीन ही सरक जाती है। जो हुआ सो हुआ, पर धीरज को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। इस तरह नव्या धीरज पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाकर कोर्ट में मुकदमा दायर करती है। काव्या अनुज की मदद लेकर धीरज के फोन से रिकॉर्डिंग निकलवाकर कोर्ट में पेश करती है, जिससे धीरज का सारा सच सबके सामने आ जाता है। साथ ही पुलिस की कार्यवाही में पता चलता है कि धीरज एक मनोरोगी था, जिसके चलते वो ये सब कुछ कर रहा था। कोर्ट उसे पागल खाने भेजने का फरमान जारी करती है। साथ ही जयश्री को ये बात समझ आ जाती है कि कभी भी बिना कुछ जांचे परखे फैसला नहीं लेना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।